हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस क्लास में आपको बताने वाला हूं कि कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो विषय है दोस्तों वो नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी हम लोग कर चुके हैं। तो भारतीय संविधान जो हमारा पहला पार्ट है, अध्याय नंबर 1 है, उसके हम लोग आज शुरू करने वाले हैं एमसीक्यूज। ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसको हम लोग वस्तुनिष्ठ भी कहते हैं, इसमें आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जिसके आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे और इन 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है, आपको तय करना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो एक एक करके इन ऑप्शनों की ओर बढ़ते हैं, समझते हैं कि सही उत्तर क्या है। हमारा एमसीक्यू का यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रथम क्वेश्चन है कि संविधान की आवश्यकता किस लिए है? किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों, फिर समझते हैं कि क्या सही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारा क, सरकार का निर्माण करने के लिए हमें संविधान की जरूरत है। दोस्तों बिल्कुल हो सकता है ये ऑप्शन। क्यों? क्योंकि सरकार का निर्माण करने के लिए संविधान की जरूरत इसलिए है क्योंकि संविधान ये तय करता है कि सरकार कौन बनाएगा। सरकार में वोट डालने के लिए सारे लोग, जितने भी जनता है, उनको वोट देने का अधिकार दिया गया है। ऐसे में जनता की भूमिका यहाँ पर है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार संविधान ही तो देता है, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लेकिन जैसे आपको ऑप्शन मिल जाता है तुरंत राइट तो लगाना नहीं, दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे। समाज के विभिन्न लोगों में समन्वय करने के लिए, समन्वय मतलब साझा रखने के लिए, समाज के विभिन्न लोगों को एक साथ रखने के लिए। कैसे? इस भारत में विविधता बहुत ज़्यादा है, अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, समुदाय, लिंग, अलग अलग लोग रहते हैं, सबकी अलग अलग रीति रिवाज भी हैं और अक्सर लड़ाइयों का कारण भी बन सकता है। इसलिए इस देश में सभी धर्मों को एकजुट होकर रखना है, तो इस देश में संविधान को रखना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में हर एक अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की रक्षा की बात की गई है। तो डेफिनेटली दूसरा ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? सही होगा। पहला ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाने के लिए। सरकार अगर बहुत ज़्यादा क्रूर है, सरकार मनमानी कर रही है, तो सरकार की मनमानी और निरंकुशता को रोकने के लिए, सरकार के अत्याचार को रोकने के लिए मौलिक अधिकार बनाए गए हैं और ये मौलिक अधिकार हमें रक्षा करते हैं सरकार के द्वारा गलत फैसले से। तो सरकार गलत फैसले नहीं ले सकती। सरकार पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार की शक्तियों की सीमाओं को सरकार की शक्तियों में सीमाएं लगाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी संविधान की। तो मेरे हिसाब से 3 ऑप्शन सही है। अब आप क्या सोचते हैं वो आप अपना ऑप्शन लगा दीजिए, लेकिन मैं तो जाऊंगा उपरोक्त सभी के साथ, क्योंकि तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर घ यानी उपरोक्त सभी ही हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन सीधा सिंपल सा है, अगर आपको पता है तो आप लगा दोगे, नहीं पता है तो आप तुक्का ही मारोगे। क्या भारतीय संविधान के जनक महात्मा गांधी को बनाया था? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, लेकिन महात्मा गांधी संविधान सभा में जब संविधान बन रहा था तो उस सभा के मेंबर भी नहीं थे। जो व्यक्ति उनके मेंबर भी नहीं थे तो वो कैसे हो सकते हैं? जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू का नाम इसमें शुमार है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो है वो काफ़ी हद तक संविधान सभा में उनका काफ़ी योगदान रहा। लेकिन जनक कहना यहाँ पर फिर भी सही नहीं है, क्योंकि उनको जनक नहीं बोलते थे। तीसरे हैं बाल गंगाधर तिलक। भले ही इन्होंने सबसे पहले शुरुआती में संविधान की कुछ मांगों की बात की होगी, संविधान के बारे में ये जरूर मानते थे कि संविधान होना चाहिए, भले ही ये उसको सपोर्ट करते थे, लेकिन संविधान सभा से इनका संबंध उस समय तक नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सब जानते हैं कि हमेशा भीमराव अंबेडकर की जब भी आप मूर्ति देखेंगे किसी चौराहे पे, या भीमराव अंबेडकर साहब का जितने भी फोटो सर्च कर लो आप, हर एक फोटो में उनके हाथ में एक किताब होती है जिसमें लिखा होता संविधान। संविधान को बी आर अम्बेडकर साहब से कोई अलग नहीं कर सकता, इसलिए हमेशा आपको यह देखने को मिलेगा कि हमेशा भीमराव अंबेडकर साहब के साथ में क्या होता है, एक संविधान की किताब होगी। इसका मतलब यही है कि संविधान के जो पिता हैं वो एक पुत्र की तरह संविधान को अपने हाथ में रखते हैं, संजो कर रखे हुए हैं। संविधान के पिता के रूप में उनको कहा जाता है, क्योंकि संविधान की रूपरेखा तैयार इन्हीं ने की थी। इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कौन सी सदी में हुआ था? क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 19वीं सदी में शुरू हुआ था? क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 18वीं सदी में शुरू हुआ था? या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 20वीं सदी में शुरू हुआ था? या लास्ट ऑप्शन 15वीं सदी में शुरू हुआ था? आपका आंसर तभी सही हो सकता है जब आपको पता होगा राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। मैं आपको बता दूं, 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, इन लोगों ने अपनी शहादत दे दी और देश को आज़ाद कराने के लिए एक मुहिम छेड़ी थी। दोस्तों वहीं से शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय आंदोलन की। उसके बाद ही कांग्रेस का निर्माण हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत
57 के बाद हुई थी। लेकिन जब मैं बात करूँ ना 1857 की, इसका मतलब ये है कि कौन सा सदी चल रहा है। अक्सर लोग 1800 सोच करके सोचते होंगे कि ये 18वीं सदी होगी, लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि 2022 चल रहा है तो सदी कौन सी है, तो आपका उत्तर ये नहीं होगा कि 20वीं सदी चल रही है, ये 21वीं सदी चल रही है, क्योंकि 21वीं सदी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। समझ में आया कुछ? इसका मतलब 1857 वाला जो पीरियड है उस सदी को क्या बोलेंगे? 19वीं सदी। इसलिए आंसर सही क्या होगा आपका? 19वीं सदी ही आपका सही उत्तर होगा, जो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन अगला है चौथा, प्रश्न क्रमांक 4 क्या बोलता है? राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार अवैध रूप से गैर कानूनी खरीद बिक्री के व्यापार को क्या कहा जाता है? देश के बाहर होने वाला व्यापार क्या कहा जाता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि भारत सरकार बहुत सारी चीजें देश के बाहर किसी दूसरे देश को भेज रही है, तो उस व्यापार को हम लोग बोलते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लेकिन एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। यहाँ पर बात की गई है राष्ट्रीय सीमा के बाहर व्यापार की, उसको तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही कहते हैं, लेकिन एक शब्द हम लोग यहाँ मिस कर रहे हैं, और वो क्या है? अवैध रूप से। अगर अवैध रूप से कर रहे हैं इसका मतलब सरकार तो नहीं कर रही है। अवैध रूप से अगर कोई व्यापार हो सकता है तो वो हो सकता है मानव व्यापार। दोस्तों हमारे देश में आज भले ही हम लोग सभ्यता के मामले में दुनिया में सबसे आगे हो, संस्कृति हमारी बहुत अच्छी हो, लेकिन इस देश में महिलाओं और बच्चों का दुर्व्यापार किया जाता है। उनको पैसों के लिए किसी दूसरे देश में भेज दिया जाता है, बेच दिया जाता है। तो लोगों को बेचना दोस्तों ये मानव व्यापार कहलाएगा। ये अवैध रूप से राष्ट्रीय सीमा के बाहर चीज़ों का व्यापार का बिक्री और व्यवसाय कहलाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? मानव व्यापार। राज्य व्यापार तो राज्य का राज्य से व्यापार, संघ व्यापार तो केंद्र सरकार का व्यापार हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 5 की बात करते हैं, किसी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा न देना क्या कहलाता है? किसी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा न देना कहलाता है। मैंने बोला था कि इस देश का कोई धर्म नहीं है। अगर इस देश का धर्म नहीं है तो हमारा देश कैसा है? क्या इसे स्वतंत्रता कहते हैं कि किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देना? स्वतंत्रता तो अलग चीज़ है। हमारा देश स्वतंत्र है, डेफिनेटली इससे नकारा नहीं जा सकता कि स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र है। लेकिन इसका सटीक उत्तर क्या होगा? क्या धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही होता है कि धर्म को किसी भी धर्म को राजकीय रूप में, राजकीय धर्म के रूप में अधिकृत नहीं करना? इस देश का कोई धर्म नहीं होगा, क्या धर्मनिरपेक्षता है? क्या इसे समानता कहते हैं? समानता तो लोगों के मध्य अधिकार को लेकर के है, तो मेरे ख्याल से समानता तो नहीं होना चाहिए। क्या संवैधानिक है? संवैधानिक है क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग संवैधानिक बोलते हैं। जिस भी चीज़ के बारे में संविधान में प्रावधान है उसको संवैधानिक बोलते हैं। लेकिन दोस्तों इसका मतलब जो सही सटीक जो शब्द निकलता है वो निकलता है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि किसी धर्म को आधिकारिक रूप से राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार न किया जाए। भारत का कोई धर्म नहीं हो सकता। भारत की भले ही भाषा हम लोग मान सकते हैं, भारत की हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु पक्षी सब कुछ इस देश में राष्ट्रीय हो सकता है, लेकिन धर्म राष्ट्रीय नहीं हो सकता। इसका मतलब किसी एक धर्म को राष्ट्रीय नहीं मान सकते। हमारा जो राष्ट्रीय धर्म है वही धर्मनिरपेक्ष, सर्वधर्म हमारा राष्ट्रीय धर्म, ऐसा कह सकते हैं। सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया गया है। तो सही उत्तर होगा आपका कौन सा? बाकी ये उत्तर इसके गलत होंगे। ये चीज़ें गलत नहीं है, चीज़ें बहुत अच्छी है बाकी जो ऑप्शन है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से सटीक जो आंसर है वो है आपका धर्मनिरपेक्षता। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर धर्मनिरपेक्षता होगा। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया था दोस्तों, कब किया गया था? एक मिशन आया था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन ये लाया गया था मिशन 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 में लाया गया था, और इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर ही हमारे देश का संविधान सभा बना था। और संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी, और इसी को हम लोग बोलते हैं संविधान सभा का गठन। तो आप देख सकते हैं कि 1946 तो आपको 2 जगह दिख रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके गलत हो जाते हैं। इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ 6 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आपका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों क इज द राइट आंसर। देखते हैं हमारा सही उत्तर क्या है। क दिसंबर 1946 ही आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? लोकतंत्र की स्थापना कब हुई मतलब देखिए, देश लोकतंत्र बना। जब हम लोग बोलते हैं ना लोकतांत्रिक देश कब बना हुआ भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन कब बना है लोकतंत्र? हमारा देश जब लोकतंत्र बना, जिस दिन हमारा देश का संविधान इस देश में पारित हो गया, जिस दिन हमने देश का संविधान बना लिया, कंप्लीट कर लिया, लागू होने से पहले ही हम लोग लोकतंत्र बन गए थे, क्योंकि हमारे देश में इंटरिम सरकार भी बनी थी, और 1946 में ही हम लोगों ने क्या कर लिया था? संविधान बनाना शुरू कर लिया था। लेकिन वो डेट क्या पूछना चाह रहा है? वो पूछना चाह रहा है कि लोकतंत्र की स्थापना कब हुई। लोकतंत्र
की स्थापना जब होती है, जब हमारे देश का संविधान पारित होता है। पारित होने की डेट याद रखना है 26 नवंबर 1949, इस दिन को देश का संविधान पारित हो गया। तो 1949 ये तो नहीं है, तो 1990, 92 भी नहीं, 48 भी नहीं, तो कौन सा सही ऑप्शन आएगा? 1949 इज द राइट आंसर। देखते हैं हमारा उत्तर सही है या गलत। हमारा उत्तर बिल्कुल सही है दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान पारित हो गया था। प्रश्न क्रमांक 8 की बात करें, संघवाद क्या होता है? संघवाद का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1, संघवाद मैंने अच्छे से पढ़ाया था। अगर आपको ध्यान रहा क्लास के दौरान, अगर आप जागरूक थे तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि संघवाद का मतलब क्या होता है। देखते हैं, एक ऑप्शन पढ़ करके देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा क, देश में एक से अधिक संघ होना चाहिए। एक से अधिक संघ होना तो संघवाद हो ही नहीं सकता। संघवाद में तो संघ होता ही नहीं है भाई, देश में एक से अधिक संघ कैसे हो गया? देश में एक से ज़्यादा सत्ता का होना, एक से ज़्यादा सत्ता का होना मतलब केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर पंचायत। मैंने आपको बताया भी था क्लास के दौरान। तीसरा ऑप्शन है देश में एक से ज़्यादा स्तरों का सरकार होना। अब देखिए ख और ग में बड़ा ही कंफ्यूजन है, क्योंकि ख और ग दोनों लगभग एक जैसे हैं। देश में एक से ज़्यादा सत्ता होना, एक से ज़्यादा सत्ता होना का मतलब, और एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपने गलती से इसको लगा दिया ख को तो ये गलत हो जाएगा। ग को अच्छे से पढ़ना फिर समझना। हम लोग आखिरी वाला भी देख लेते हैं, देश में एक से ज़्यादा संघ के लोगों को होना। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, तीसरा वाला भी गलत, दूसरा वाला भी गलत हो गया। तीसरा वाला ऑप्शन और दूसरे वाला ऑप्शन में क्या मौलिक अंतर है? दूसरा वाला ऑप्शन बोल रहा है कि एक से ज़्यादा सत्ता का होना, मतलब जैसे मोदी साहब है तो एक प्रधानमंत्री के बजाय दो प्रधानमंत्री हो गए। राहुल गांधी भी बना दिए, दो एक साथ प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या? दो व्यक्तियों के हाथ में सत्ता नहीं हो सकती। अगर दो व्यक्ति के हाथ में सत्ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोल सकते हैं कि एक से ज़्यादा सत्ता होना पॉसिबल नहीं है। देश में एक से ज़्यादा स्तर पर सरकार होना, पहला केंद्र स्तर पर सरकार है, दूसरा स्तर राज्य स्तर हो गया, तीसरा स्तर पंचायत लोकल हो गया। लोकल को हम लोग बोलते हैं स्थानीय स्तर पर सरकार। अब तो आज डेफिनेटली समझ गए होंगे कि इसका उत्तर सही हम लोग ग को क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ग में स्तरों की बात की गई। स्तर लिखा होता, एक से ज़्यादा स्तर पर सत्ता का होना लिखा होता तो ये ग ख वाला ऑप्शन भी सही हो सकता था। लेकिन यहाँ पर स्तर की बजाय एक ही जगह एक से ज़्यादा सत्ता कैसे हो सकता है? दो पार्टियाँ सरकार कैसे बना सकती है? पॉसिबल नहीं है। प्रश्न क्रमांक 9 की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रारूप समिति जो थी, इसका मेन काम था संविधान का प्रारूप तैयार करना। संविधान में क्या क्या चीज़, कितने खंड होंगे, कैसे कैसे चीज़ों को लिखना है, सारा काम इसने किया था। और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति में जो अध्यक्ष थे, टोटल 7 मेंबर थे दोस्तों। मैं आपको बता दूँ, प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। अगस्त 1947 को बनाई गई थी। अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई गई थी, जिसमें 7 मेंबर थे। जिसमें जो पहले मेंबर थे, जो अध्यक्ष भी थे, उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो अध्यक्ष थे इसके। तो और लोग भी थे, 6 लोग भी और थे। उसके अलावा, इनके अलावा और 6 लोग कौन कौन थे? उसमें थे टी कृष्णमाचारी, उसमें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, उसमें थे KM मुंशी, उसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। तो ऐसे कुछ और लोग भी थे। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यही इसका सही उत्तर है। देखते हैं हमारा सही उत्तर क्या है। हमारा सही उत्तर है क, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न क्रमांक 10, संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो न तो उसके अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी थे, क्योंकि ये तो प्रारूप समिति में थे। JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो जवाहरलाल नेहरू तो हमने काट दिया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं काटना पड़ेगा। ये थे आपके प्रारूप समिति के सदस्य, तो ये भी नहीं हो सकते हैं। तो सही आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू। ये संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति दोनों के अध्यक्ष थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत गणतंत्र कब बना था? आपसे 2 चीज पूछी जाती है कि भारत स्वतंत्र कब हुआ, भारत स्वतंत्र कब हुआ और भारत गणतंत्र कब हुआ। तो भारत की स्वतंत्रता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त 1947 को हुआ था, इसलिए 15 अगस्त को मनाते हैं।
और गणतंत्र दिवस हम लोग बनाते 26 जनवरी को मनाते हैं दोस्तों, ये सबको पता है। 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था, क्योंकि संविधान इस समय पारित हुआ था। एक और आपसे पूछते हैं कि देश को वास्तविक आज़ादी कब मिली, वास्तविक रूप से हम लोग आज़ाद कब हुए। तो वास्तविक आज़ादी हमें मिली इसी दिन जिस दिन हम लोग गणतंत्र हो गए थे। वास्तविक आज़ादी का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। वास्तविक आज़ादी जो थी वो हमको मिली 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर 26 जनवरी 1950 है। अब वास्तविक आज़ादी का मतलब क्या, फर्ज करो कि मैं आपको ऐसा बोल दूं कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो, लेकिन कोई भी काम मुझसे पूछे बगैर नहीं कर सकते, तो आप बोलोगे सर फिर काहे की स्वतंत्रता। अगर आपसे पूछ के सारा काम करना है तो फिर स्वतंत्रता किस काम की। तो फिर मैं बोलूँगा कि ठीक है, अब आप अपना एक संविधान बना लो, उसके बाद मैं हट जाऊँगा, आप अपने हिसाब से, आप 18 साल के ऊपर हो जाओ, आप अपने खुद निर्णय खुद ले लोगे। जब आप अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए इतने काबिल हो जाओ तो उसको बोलते हैं पूर्ण स्वतंत्रता। हमने पूर्ण स्वतंत्रता जो है वो हासिल की थी 26 जनवरी 1950 को, जिसे पूर्ण स्वराज भी कहा गया था। और इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 कहाँ दिख रहा है, क इज द राइट आंसर। तो स जो क वाला आंसर है वो आपका सही उत्तर है। गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी 1950 को ही मनाते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना दिसंबर 1946 हम लोगों ने पढ़ा था, गठन हुआ था। लेकिन संविधान सभा की एग्जैक्ट डेट पूछ रहा है, तो एग्जैक्ट डेट जो है वो कितनी है, वो है आपकी 6 दिसंबर 1946, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। 6 दिसंबर 1946 ही आपके संविधान सभा की स्थापना दिवस है। दोस्तों जिनका सीधा उत्तर मिलता है, जिनको सीधा आपको रटना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि रटना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रह को क्या कहते हैं। किसी देश के शासन को चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत संग्रह, आवश्यकता किस चीज़ की होती है। क्या किसी देश के शासन को चलाने के लिए का ऑप्शन संविधान की जरूरत पड़ेगी, क्या किसी देश के शासन को चलाने के लिए प्रस्तावना की जरूरत पड़ेगी, क्या किसी देश के शासन को चलाने के लिए मौलिक कर्तव्यों की जरूरत पड़ेगी, या सदस्यता की जरूरत पड़ेगी कि उस देश में सभी लोग सदस्य होंगे। तो दोस्तों मौलिक अधिकार और प्रस्तावना तो खुद संविधान का भाग है, और सदस्य कोई तभी बनेगा ना जब उस देश का कोई नियमावली होगी। जब तक किसी देश में आप शासन नहीं कर सकते, जब तक कि उस देश में कोई व्यवस्थित एक दस्तावेज न हो, तब तक उस देश में शासन करना आसान नहीं होता है। शासन तो फिर भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी जो आवश्यक मूल चीज़ वो क्या है, वो है आपका संविधान। तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए, और हमारा राइट आंसर जो है वो क्या है, वो है आपका संविधान। क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे। देखिए थोड़ा सा यहाँ आ गया, संविधान सभा लिखना भूल गए। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इस पर बड़ी गहन चर्चा है। अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और संविधान सभा के टोटल मेंबर जो चुने गए थे दोस्तों, वो थे 389 लोग थे। इन 389 लोगों में से 9 दिसंबर को केवल 211 लोग उपस्थित हुए, 211 लोग आए। अब बड़ी चर्चा ये हो रही थी कि यार क्या करें आगे, ये संविधान आगे बनेगा कि नहीं बनेगा। अब 211 लोग क्यों आए, इसका कारण था दोस्तों, एक तो मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया था। मुस्लिम लीग ने मना कर दिया था कि हम आपके साथ नहीं आएंगे, हम तो पाकिस्तान बनाएंगे। साथ ही साथ देसी रियासतों के जो राजाओं ने जो लोग चुन करके आए थे वहाँ से, उन्होंने मना कर दिया कि हम भी आपके साथ नहीं होंगे। तो ले दे करके कांग्रेस के लोग ही केवल आए थे, 211 लोग, कुछ अदर पार्टीज़ के भी थे। 211 लोग उस दिन आए, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग संविधान बनाएंगे चाहे 211 ही बनाए। तो पहले दिन की बैठक करनी थी, तो पहले दिन थोड़ी मायूसी भी थी, तो उन्होंने पहले दिन क्या किया, किसी अध्यक्ष का चुनाव करना होता है ना दोस्तों हमेशा। तो क्या होता है नॉर्मली कि सभी लोगों से वोटिंग करवाई जाती है कि बोलो ये नाम हम अध्यक्ष के लिए हमने प्रस्तावित किए है, इन दो नाम में से आप कौन सा चाहते हैं। वोट जिसको ज़्यादा जाएंगे वो नाम आपका अध्यक्ष बन जाएगा। लेकिन क्या वो पहले दिन के तो बहुत कम लोग आए, 389 लोग चाहिए थे, अब कम लोगों से कैसे वोटिंग कराएं। तो फ्रांस में एक नियम है दोस्तों कि अगर किसी समिति में, किसी भी सभा में अगर अध्यक्षता करनी हो किसी को, और आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको इलेक्शन नहीं करवाना है, तो एक तरीका है उसका। वो तरीका है कि उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप ये कर सकते हैं कि जो सबसे उम्र दराज व्यक्ति होता है, जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा होती है, उस व्यक्ति को आप बना दो अध्यक्ष। तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष एक दिन के लिए बनाया था, यानी अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष बनाए गए थे, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, ये पहले अध्यक्ष थे।
सिन्हा। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है वो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, जो कि पहले अध्यक्ष तो ये थे लेकिन अस्थायी थे। लेकिन जब दूसरी बैठक हुई ना दोस्तों 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और इस दिन से कार्यवाही शुरू हो गई अच्छे से। तो इनने क्या किया, अस्थायी अध्यक्ष की बजाय अब स्थायी अध्यक्ष बना लिया। हमेशा के लिए एक ही अध्यक्ष रहेगा, स्थायी अध्यक्ष। उनका चुनाव कर लिया गया संविधान सभा के मेंबर ने। उनका नाम था दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही उत्तर अब आप समझ गए होंगे कि वो परमानेंट अध्यक्ष की बात पूछ रहा है। अगर उसको इनका नाम जानना होता ना तो क्वेश्चन में बोलते हैं कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ये बोल रहे हैं हमेशा के लिए जो अध्यक्ष है वो कौन थे, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? राजेंद्र प्रसाद हो गया। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा का नाम मत भूलिएगा, क्योंकि इतिहास में इनका नाम है। क्यों है? क्योंकि पहले सेशन के अध्यक्ष था, इन्होंने की थी, वो हिम्मत दिखाने का काम इनने किया था। और ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 15 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार सरकार के अंग कौन कौन से हैं? संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं दोस्तों। वो 3 अंग कौन कौन से हैं? वो 3 अंग है। नंबर 1 विधायिका जो कानून बनाती है, नंबर 2 कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, और नंबर 3 न्यायपालिका जो न्याय देती है। तो क्या तीनों अंग है? तो बिल्कुल ये तीनों के तीनों ही अंग सरकार के होते हैं संविधान के अनुसार। तो सभी जो है इसका सही उत्तर होगा। तो घ इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान कब बनकर के तैयार हो गया था? भारतीय संविधान क्या 26? देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर 11, 12, 1 लिखा गया है। आपको महीने तो पता होंगे। 11वां महीना मतलब होता है नवंबर, और पहला महीना मतलब होता है जनवरी, और 12वां महीना मतलब होता है दिसंबर। तो आप देख सकते हैं कि कौन से महीने में हुआ था। क्या 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था? क्या 26 जनवरी 1949 को संविधान तैयार हो गया था, या 26 जनवरी 1950 को हुआ था, या 26 जनवरी 1949 को हुआ था? अब आपके सामने सारे ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही है ये आप देख सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि संविधान को बनने में समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन, और 2 साल 11 महीने 18 दिन पूरे होते हैं 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बन करके तैयार हो गया और पारित भी कर दिया गया संविधान सभा के द्वारा। तो ये सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा आपका पहला वाला 26 नवंबर 1949, जिस दिन देश का संविधान बन करके तैयार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान लागू कब होता है। भारतीय संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तो ये तो अगर आपको पता है कि जनवरी महीना कौन सा होता है तो आप कर दोगे जनवरी। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया था। जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया। तो राइट आंसर क्या है? क इज द राइट आंसर। ये आपका सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या है? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, कि भारत संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? संविधान के निर्माण में क्या 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे? क्या संविधान के निर्माण में 2 साल 10 महीने और 18 दिन लगे, या 1 साल 11 महीने 18 दिन लगे, या 2 साल 10 महीने 28 दिन लगे? कौन सा सही उत्तर? जब तक आपके दिमाग में नहीं होगा तब तक आप सही उत्तर नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। क इज द राइट आंसर। ये हमने पढ़ा भी है हमारी क्लासेस के दौरान। अगर आपको याद रहेगा तभी आप इसका सही उत्तर कर पाओगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 क्या बोलता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की पहली बार मांग कब की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समझते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो आज की कांग्रेस पार्टी है, यानी राहुल गांधी वाली जो पार्टी ना आज की, ये पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है और भारत का संविधान बनाने में सबसे अहम रोल जिस पार्टी का है दोस्तों, इसी पार्टी का तो है। और ये पार्टी बनी थी 1885 में। इसी पार्टी ने सबसे पहले संविधान की मांग को रखा था। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था MN रॉय साहब। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये मांग रखी थी, MN रॉय साहब ने। और ये मांग जो उठाई गई थी कि भारत का भी एक संविधान होना चाहिए, भारतीयों के द्वारा बनना चाहिए, तो 1934 में सबसे पहले वो मांग उठाई गई थी। तो उसका सही आंसर है आपका ख इज द राइट आंसर। 1934 ही उसका सही उत्तर है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ये तो आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था?
भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन मतलब क्या होता है? अधिवेशन मतलब होता है फर्स्ट बैठक, पहली बैठक कब हुई थी? मैंने अभी तो बताया था ना कि सच्चिदानंद सिन्हा साहब को पहली बैठक का अध्यक्ष बनाया गया था। तो पहली बैठक कब हुई थी? पहली बात तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्थापना कब हुई थी। संविधान सभा की स्थापना हुई थी 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। और 6 दिसंबर के बाद 3 दिन बाद यानी 9 दिसंबर 1946 को सभी लोगों को बुलाया गया था कि आप आइए और बैठक में शरीक हो जाइए। तो 9 दिसंबर 1946 के दिन वो पहली बैठक हुई थी, जिसमें कितने लोग आए थे? 211 लोग ही उस दिन उपस्थित हुए थे। 211 लोग उस दिन आए थे। तो राइट आंसर क्या होगा? 9 दिसंबर 1946 ये ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते, 21 को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका उत्तर होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? कितनी है? अगर ये कितनी है पूछ रहा है, इसका मतलब वर्तमान में कितनी है ये पूछ रहा है। अगर ये पूछता है कि कितनी थी मूल संविधान में, तो हम लोग बोलते हैं 7 थे मूल संविधान में मौलिक अधिकार। लेकिन अभी मौलिक अधिकार कितने हो गए दोस्तों? मौलिक अधिकार हमारे पास 6 अधिकार है। नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये टोटल 6 मौलिक अधिकार हमारे सामने है। इसलिए उत्तर क्या होगा? उत्तर बिल्कुल सही 6 होगा। और दोस्तों, एक अच्छे नागरिक होने की वजह से आपको सारे के सारे मौलिक अधिकार याद होना चाहिए। अगर आप अच्छे नागरिक हैं तो आपको मौलिक अधिकार रटे होना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे अधिकारों के बारे में और कर्तव्यों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग बार बार भले ही चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं हमारा देश वैसा, हम देश के नागरिक, स्वतंत्रता चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। देश में मांगे पुकारने से, डिमांड करने से कुछ नहीं होता। आपको अपनी जिम्मेदारी भी याद होना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमें हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान नहीं होने के कारण कुछ लोग किसी दूसरे के बहकावे में आकर के कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो सही नहीं है। 22वां क्वेश्चन बोलता है 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने साइन किया? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, संविधान सभा जब बनाई गई थी तब 389 मेंबर थे। 1946 में 389 मेंबर थे उसमें। लेकिन मैं आपको बता दूं 1947 में कौन सी घटना हुई थी? हम आज़ाद हो गए थे और पाकिस्तान अलग हो गया था। इस वजह से ये संख्या घट करके पहुंच गई थी 299। लेकिन संविधान बना कब? 26 नवंबर 1946 को बन गया था ना। 26 नवंबर 1946 को हमारा देश का संविधान बन करके तैयार हो जाता है। 26 नवंबर को देश का संविधान बन करके तैयार हो रहा है। तो उस दिन, जिस दिन तैयार हुआ था, पारित भी हो गया था, उस दिन सभी लोगों ने जो उस दिन उपस्थित थे उनने हस्ताक्षर किए थे। तो कितने लोग थे वो? उन लोगों की संख्या थी 284, 284 लोगों ने। कुछ लोग नहीं थे वहाँ पर, कुछ लोग हो सकता है किसी ने साइन नहीं किया हो, कुछ लोग एब्सेंट है, लेकिन 284 लोगों ने उस दिन साइन किया था। अब इसमें से आपको ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? 284 पहले ऑप्शन है, बाकी ये सारे गलत है, इतने ही नहीं, इतने आए नहीं थे। 284 इज द राइट आंसर। तो क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, नेपाल एक गणतंत्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? नेपाल एक गणतंत्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? नेपाल 1990 में नेपाल में संविधान बन गया थे, हमने पढ़ा। 1990 में नेपाल में संविधान बना। लेकिन संविधान बनना और गणतंत्र का होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ज़रूरी नहीं कि जहाँ संविधान हो वहाँ पर गणतंत्र हो, और ये ज़रूरी नहीं जहाँ पर गणतंत्र हो वहाँ संविधान भी हो। दोनों एक्सेप्शन केस मैंने आपको बता दिए थे। अपवाद के रूप में मैंने चाइना वाइना जैसे एग्जाम्पल दिए थे, इसराइल का दिया था, न्यूजीलैंड का एग्जाम्पल दिया था। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1990 में भले ही नेपाल का संविधान बन गया था, लेकिन नेपाल उस समय तक राजतंत्र ही था, क्योंकि सारा शासन किसके हाथ में था? एक नरेश के हाथ में था, राजा के हाथ में था। राजा वीरेंद्र उस समय राज कर रहे थे, हालांकि उसके बाद और ज्ञानेंद्र वगैरह भी आए थे। तो 1990 में तो ये हुआ। तो हुआ कब? वो कब घटना हुई? जब राजतंत्र खत्म हो गया, राजा का शासन खत्म हो गया। दोस्तों, 2008 में जन आंदोलन ने मिल करके राजतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। ये राजतंत्र ही खत्म हो गया था वहां पर। अब राजा के पास कोई पावर नहीं रही, इवन राजा ही नहीं रहा था उस समय 2008 तक। और वो घटना थी 28 मई 2008 की घटना थी। इसलिए राइट आंसर क्या होगा आपका? डी इज द राइट आंसर, घ।
28 मई 2008 को यह हुआ था। 28 मई 2008 को राजा का शासन पूरी तरह से खत्म कर दिया। और जब राजा का शासन खत्म होता है, राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, तो वो देश बन जाता है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है जहां पर कोई भी वंशानुगत पद ना हो, जहां पर कोई भी व्यक्ति सीधा ऐसा ना बन जाए कि उसके पिताजी उस गद्दी पर थे तो उसको मिल जाए। इस देश में किसी भी व्यक्ति को अगर किसी पोस्ट पर जाना है तो योग्यता ही उसका आधार है। जब तक जनता उसको योग्य समझ करके वोट नहीं देगी तब तक वो सत्ता हासिल नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? दोस्तों, एक होती है संविधान की आत्मा और एवं हृदय। संविधान की आत्मा और हृदय किसको कहा जाता है? इसका उत्तर था दोस्तों प्रस्तावना। लेकिन हमारे एनसीईआरटी में बोला गया अंतरात्मा। संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं? संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है दोस्तों मौलिक अधिकार को कहा जाता, मतलब कुछ लोगों ने माना है, कुछ लोगों के अनुसार। जैसे भीमराव अंबेडकर साहब ने बोला था कि मौलिक अधिकार में एक अधिकार ऐसा है जो अधिकार आर्टिकल नंबर 32 जिसे कहा गया संविधान की अंतरात्मा और हृदय है, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला है कि संविधान की आत्मा और हृदय जो है वो प्रस्तावना है। लेकिन यहाँ अंतरात्मा की बात पूछी जा रही है और हमारी एनसीईआरटी में अंतरात्मा के रूप में किसको डिनोट किया गया? राइट आंसर मौलिक अधिकार होगा उसका। तो कंफ्यूज न हो इस वजह से मैंने आपको दोनों चीजें क्लियर कर दी। राइट आंसर इज आपका फंडामेंटल राइट। तो दोस्तों इस तरह हमने कंप्लीट कर ली हमारे एमसीक्यूज। यहाँ पर हमने 24 एमसीक्यू पढ़े हैं, बहुविकल्पित प्रश्न पढ़े हैं। आशा करता हूं कि आपके लिए प्रश्न बहुत सहायक होंगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होंगे। आपके परीक्षा के लिहाज से ये काफ़ी अच्छे आपको सहायक हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो लगातार सीरीज़ में या सीक्वेंस में नहीं मिल पा रहे हैं, हालांकि YouTube में सारी चीज़ें सीक्वेंस में हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको ढूंढने में परेशानी हो रही है, आपको 8वीं क्लास की वीडियो है, खासकर किसी टीचर की वीडियो पढ़ना है तो आपको समस्या हो रही है, तो उसका दूसरा ऑप्शन है, आप जा सकते हैं गूगल पर और वहाँ पर magnetbrains.com करके हमारी वेबसाइट पर जाइएगा। जैसे ही magnetbrains नाम की वेबसाइट पर जाओगे आपको मिलेगा वहाँ पर CBSE हिंदी मीडियम। CBSE हिंदी मीडियम पे जाओगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन होंगे 12वीं, 11वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, सारी क्लासेस होगी। जिस भी क्लास को आपको पढ़ना है, चूंकि आप 8वीं क्लास के, आप 8वीं क्लास को ही क्लिक करेंगे और जैसे आप 8वीं क्लास के अंदर जाएंगे आपको वो सारे टीचर दिख जाएंगे जो आपको 8वीं पढ़ाने वाले हैं हिंदी मीडियम के लिए। तो आपको यहाँ से टीचर सिलेक्ट करना है कि जिससे पढ़ना है। सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई करना है दोस्तों, एक भी नहीं छोड़ना है। मान लो आपको सोशल साइंस पढ़ना है तो आप सोशल साइंस पर वॉच नाउ पर क्लिक करोगे, वॉच नाउ पर जाओगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि वो जो सोशल साइंस वाला टीचर है वो आपको उसके सारे डिस्क्रिप्शन यानी जो जो वो पढ़ाएगा ना वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखेगी। जैसे पाठ्यक्रम परिचय, पाठ एक संसाधन, ऐसे सारे के सारे पाठ आपको मिल जाएंगे विषय के अनुसार। जैसे आप क्लिक करोगे ना दोस्तों आपके सामने ये एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें वो टीचर आपको पढ़ाता हुआ दिखेगा और जैसे वो टीचर आपको पढ़ाता हुआ दिखेगा आप उसको पढ़ लेना, जो भी लेक्चर पढ़ना है। वहीं पर आपके सामने दूसरा ऑप्शन नेक्स्ट वीडियो का है, एक के बाद एक सारे वीडियो देखिएगा, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा और सारे वीडियो एक सीरीज में आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो है ना दोस्तों कमाल की बात। मैग्नेटब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो कि क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए है और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड की जाती है हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।